sterilization, and this this class is for the paramedical students, first year paramedical students. Previous class में we have studied about the sterilization, उसकी definition के बारे में पढ़ा था, classification के बारे में पढ़ा था, and उसमें हमने physical methods of sterilization के बारे में भी पढ़ा था. तो we will start with the class and we will continue with the previous class. So basically sterilization, it is a process of removal of the microorganisms including the spores. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या फिर स्पोर फॉर्म में हो, उनको रिमूव करने का जो एक प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन. हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में स्टेरिलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, क्रॉस कंटामिनेशन एंड इन सब को प्रिवेंट किया जा सके. जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो भी यूज़ होते हैं वो स्टेरिलाइज रहें, सो दैट जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन ना हो. जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, they are able to give the care very effectively to the patients. So physical methods में heat, radiation and filtration आता है. Heat में dry heat and the moist heat आता है. Dry heat में we discussed about the red heat, flaming, incineration and the hot air oven. इन चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. Moist heat में temperature below 100 degree Celsius, temperature at 100 degree Celsius and the temperature above 100 degree Celsius. Today we will continue with this moist heat sterilization, जिसमें कि हम पढ़ेंगे temperature above the 100 degree Celsius. Then radiation, नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं. नॉन आयनाइजिंग में आता है इंफ्रारेड एंड द यूवी, एंड आयनाइजिंग में आता है एक्सरे एंड द गामा. जबकि जो फिल्ट्रेशन है उसमें डेप्थ फिल्टर, membrane filter and air filter आता है. तो we will continue with the class from the moist heat sterilization. Heat in the form of saturated steam and it is under pressure. It is the most practical agent for the sterilization. अगर आप स्टीम को एक प्रेशर के साथ प्रोवाइड करवाएंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए. जो सैचुरेटेड स्टीम है, जो मॉइस्ट हीट है एक पर्टिकुलर प्रेशर में, वो इसलिए एफिशिएंट है हॉट एयर से क्योंकि वो ज़्यादा लीथल होती है, उसका एक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ इफ़ेक्टिव इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट स्टेरिलाइजेशन. ऑल्सो इट इज़ क्विकर इन एक्शन. वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टाइम नहीं लेती है. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको मोस्ट इफ़ेक्टिव स्टेरिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है. इसलिए सैचुरेटेड स्टीम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन बेटर होता है हॉट एयर और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से. नाउ ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस में हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है ऑटोक्लेव, जो कि होता है स्टीम स्टेरिलाइज़र. स्टीम स्टेरिलाइज़र जो होता है, इसका क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, अगर कि वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखें. इसका मतलब जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, एक जैसे कि एक क्लोज्ड वेसल है, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लग जाएगा प्रोपोर्शनेटली. जैसे कि अगर 15 पाउंड्स ऑफ प्रेशर पर स्क्वायर इंच PSI 15 पाउंड्स ऑफ प्रेशर पर स्क्वायर इंच इंक्रीज़ हुआ तो टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस पे. तो ऑटोक्लेविंग स्टीम स्टेरिलाइज़र में 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है. प्रेशर 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच रखा जाता है फॉर 20 मिनट्स के लिए, जिसकी वजह से वेजिटेटिव फॉर्म्स हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या स्पोर फॉर्म हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सारे किल हो जाते हैं. प्रिंसिपल यही है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है. बहुत सारे टाइप्स के ऑटोक्लेव होते हैं. प्रेशर कुकर टाइप, कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव, वर्टिकल ऑटोक्लेव, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेव. सो बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ऑटोक्लेव का वो सिमिलर ही रहता है. इसमें एक चैम्बर होता है, एक लिड होती है और एक हीटर होता है. सो इसके जो कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके.
प्रेशर चैम्बर, लिड एंड द इलेक्ट्रिकल हीटर। जो प्रेशर चैम्बर है वो क्या होता है? प्रेशर चैम्बर में एक लार्ज सिलेंडर होगा जिसके अंदर आप क्या रखोगे? मटेरियल्स को रखोगे। ये क्या गन मेटल या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। लार्ज सिलेंडर होगा, उसके अंदर आप क्या रख सकते हो? स्टेनलेस स्टील का होता है ये सिलेंडर, उसके अंदर आप मटेरियल रख सकते हो। और ये वर्टिकल भी हो सकता है एंड द हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसके नीचे एक वाटर कंपार्टमेंट होता है, स्टीम जैकेट, जिसमें कि वाटर बॉयल होता रहता है, स्टीम प्रिपेयर्ड होता है। जो लिड होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। डिस्चार्ज टैप होता है, प्रेशर गेज होता है और सेफ्टी वॉल्व होता है। डिस्चार्ज टैप, डिस्चार्ज होगा मतलब कि जैसे ही आप उसे ओपन करोगे स्टीम बाहर निकल जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। प्रेशर गेज मतलब अगर आपको जैसे 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच चाहिए तो आप प्रेशर इसमें रेगुलेट कर सकते हो, इतना प्रेशर चाहिए। सेफ्टी वॉल्व होता है ताकि जो एक्सेस स्टीम है उसको बाहर निकाला जा सके। देन इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, जो जैकेट होता है नीचे, उसके नीचे ही इलेक्ट्रिकल हीटर होता है ताकि जो वाटर है वो बॉयल हो और स्टीम बने। तो अगर देखा जाए तो एक ऑटोक्लेव में एक सिलेंडर होगा। वो जो सिलेंडर होगा वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल का बना होगा, उसके अंदर आप मटेरियल रख सकते हो। इस सिलेंडर के बाहर एक लिड होती है, लिड में सेफ्टी वॉल्व होता है, डिस्चार्ज टैप होता है, प्रेशर गेज वॉल्व होता है। और एक जो सिलेंडर था उसके नीचे की तरफ एक जैकेट भी होता है, स्टीम जैकेट, जो कि इलेक्ट्रिकल हीटर से अटैच्ड होता है। नाउ 3 फेज़ होते हैं ऑटोक्लेविंग में। फर्स्ट इज़ कंडीशनिंग फेज़। कंडीशनिंग फेज़, व्हाट इज़ इट? द एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द चैम्बर। अनटिल एंड अनलेस आप चैम्बर के अंदर से एयर रिमूव नहीं करोगे तो स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर जितनी भी एयर है आपको रिमूव करनी है। सो कंडीशनिंग फेज़ में एयर इज़ रिमूव फ्रॉम द चैम्बर। देन एक्सपोजर फेज़। एक्सपोजर फेज़, द स्टेरिलाइजर ड्रेन क्लोजेज एंड द स्टीम इज़ कंटिन्यूसली एडमिटेड इनटू द चैम्बर। अब जो ड्रेन है आप उसको क्लोज़ कर दोगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एयर को, उसके अंदर जितनी भी एयर थी उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद आप जो स्टेरिलाइज़र ड्रेन है उसको बंद कर दोगे। स्टीम को कंटिन्यूसली चैम्बर के अंदर आने दोगे। जितना ज़्यादा स्टीम अंदर आएगा उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर जो कि आपने सेट कर रखा है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी प्री डिटरमाइंड लेवल में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एग्जॉस्ट फेज़। एग्जॉस्ट फेज़ में क्या होगा, अब आप ड्रेन को ओपन कर दोगे, जो अंदर की स्टीम है वो रिमूव हो जाएगी और उसके बाद आप प्रेशर भी कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, और फिर आप जो आइटम्स हैं उनको बाहर निकालोगे। दिस इज़ कॉल्ड द एग्जॉस्ट फेज़। तो कंडीशनिंग फेज़ में एयर रिमूव करा, देन नेक्स्ट वाली जो फेज़ है उसमें देयर विल बी एक्सपोजर फेज़ में क्या होगा कि आप स्टीम को अंदर जाने दोगे ताकि प्रेशर इंक्रीज़ हो। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जितना भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है वो अंदर जो होगा, स्टीम जो होगी वो मटेरियल से, पोरस मटेरियल से स्टीम जो होगी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पोर्स वगैरह को किल करेगी। देन जब ये एक्सपोजर फेज़ भी हो जाएगा उसके बाद एग्जॉस्ट फेज़ होगा, जिसमें कि आप ओपन कर दोगे ड्रेन को और स्टीम को निकालोगे धीरे धीरे करके। प्रेशर भी कम हो जाएगा और जितने भी आइटम्स प्रेशर चैम्बर के अंदर थे वो बाहर निकाल दोगे। नाउ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर और होल्डिंग टाइम अगर मेंटेन करते हैं तभी ऑटोक्लेविंग सक्सेसफुल होता है। सो अगर 115 से 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 प्रेशर है, तो होल्डिंग टाइम 30 मिनट्स होना चाहिए। अगर 121 से 124 टेम्परेचर है तो प्रेशर 15, होल्डिंग टाइम 15 मिनट्स। देन 126 से 129 अगर टेम्परेचर है तो प्रेशर विल बी 20 एंड होल्डिंग टाइम विल बी 10। देन 135 से 138 टेम्परेचर है तो प्रेशर विल बी 30 एंड होल्डिंग टाइम विल बी फॉर 3। सो जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है होल्डिंग टाइम डिक्रीज हो रहा जा रहा है। नाउ कौन कौन से आइटम्स है जो कि स्टेरिलाइज किए जाते हैं ऑटोक्लेविंग में? दे कैन बी गॉज पीसेस, दे कैन बी गॉज पैड्स एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बट अगर आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेविंग करोगे तो दे विल बिकम डल। सो इसलिए शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर्स हो गए उनको प्रिवेंट करते हैं, स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जाता है, उनका केमिकल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। नाउ सेकेंड, अब हमने टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया जिसमें कि हमने ऑटोक्लेविंग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में।
नाउ रेडिएशन से भी स्टेरिलाइजेशन होता है। ये जो रेडिएशन है दो तरीके की होती हैं, आयनाइजिंग एंड द नॉन आयनाइजिंग। जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो ऑर्गेनिजम्स को विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर किल कर देता है, इसलिए इसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। आयनाइजिंग जो रेडिएशन है उसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। जो रेडिएशन आ रही है जब वो सब्सटेंस पे पड़ेगी तो हीट नहीं एक्सपोज होगी, हीट रेडिएट नहीं होती है, जिसकी वजह से हम इसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। जबकि नॉन आयनाइजिंग जो रेडिएशंस होती हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इसलिए उसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन नहीं बोलते। आयनाइजिंग रेडिएशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि एक्स रेज़ हैं, कैथोड रेज़ हैं या फिर गामा रेज़ हैं। इनमें जो सबसे इफ़ेक्टिव होती है वो गामा रेज़ होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक सिरिंजेस हो गए, इन्फ्यूज़न सेट हो गए, सूचर्स हो गए, कैटगट कैथेटर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ड्रेसिंग्स हो गई। इन सब को हम यूज़ करते हैं ताकि ये स्टेरिलाइज कर सके। तो गामा रेडिएशन इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द डिस्पोजेबल्स। ऑल्सो अगर बोन और टिश्यू ग्राफ्ट को स्टेरिलाइज करना है, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स को, इन सब को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए भी गामा रेडिएशन का यूज़ होता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है उनका ये है कि वो कभी भी ग्लास में, डर्ट में, फिल्म्स में और वाटर में पेनिट्रेट नहीं करती हैं। इसका मतलब हम केवल उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लीन सरफेसेज, जैसे कि ओटी है। ओटी में अगर आप नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करोगे तो ओटी का जो फ्लोर है या ओटी का जो सरफेस है, कोई भी एक सरफेस, उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ऐसी जो लिमिना फ्लो हुड्स होती हैं, जैसे कि लेबोरेटरी यूज़ होती हैं, अगर आपको कोई सैंपल है उसको टेस्ट करना है तो जो एयर है वो कंटेमिनेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूरिन कल्चर कर रहे हो, उसका टेस्ट कर रहे हो, तो जो जहाँ पे आप रखते हो उसके जो इन्वायरमेंट है, वो जो एयर है वो कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक लेमिनार फ्लो हुड होता है जो कि एयर कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो उसका क्लीन सरफेस बनाने के लिए भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होता है। सो इसमें जो वेवलेंथ होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की, वो होती है 250 से 300 नैनोमीटर एंड 30 मिनट्स के लिए होती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में इंफ्रारेड रेज होती हैं और यूवी रेज होती हैं, जबकि आयनाइजिंग में एक्स रेज, कैथोड और द गामा रेज होती हैं। सो इंफ्रारेड रेज सिरिंजेस एंड कैथेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि यूवी रेज जो हैं हम वो जैसे कि आपके लेबोरेटरीज़ हैं, नर्सरीज़ हैं, इनोकुलेशन हुड्स हैं, लेमिनार फ्लो हैं, ऑपरेशन थिएटर है, उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन उन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हीट से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि किल नहीं किया जाएगा बट रिमूव किया जाएगा पार्टिकल को। सो इट इज़ द प्रिफर्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग द हीट सेंसिटिव लिक्विड एंड द गैसेस। सो लिक्विड भी कर सकते हैं, गैसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि एयर कर सकते हैं फिल्टर। rather than destroying the contaminating microorganisms, it simply removes them, है ना। सो फिल्ट्रेशन में रिमूव किया जाएगा पार्टिकल्स को rather than killing। तो जैसे एंटीबायोटिक सोल्यूशंस हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वैक्सीन हैं, उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए फिल्ट्रेशन यूज़ होता है। अगर आप ओटी में जाएंगे तो ओटी की जो एयर है उसको फ़िल्टर करने के लिए वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जिनका नाम है हैपा फ़िल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फ़िल्टर्स, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर से जितने भी ज़्यादा साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं आइसोलेशन रूम से भी और ऑपरेटिंग रूम से। मीन्स ओटी थिएटर्स हो गए या फिर जो आपके आइसोलेशन रूम्स होते हैं वहाँ पे हैपा फ़िल्टर्स होते हैं जो कि एयर को फ़िल्टर कर देते हैं। सो इस तरीके से फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होता है। So today we discuss about the autoclaving, radiation and the filtration method of sterilization. Thank you so much.